अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का लेक्चर जो है वो बेसिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि आया वोल्टेज करंट पे डिपेंड करता है या करंट वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग ओहम्स लॉ पढ़ेंगे। ये वोल्टेज और करंट के रिलेशन में से कौन सा सही है उसको प्रूव करके फिर हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इसकी ओहम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका बेसिक जो कर्व होता है, सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओहम्स लॉ जो हर जगह पे नॉर्मली गिवन होती है। अब इस डेफिनेशन क्या है? Ohm's law state that current is directly proportional to the applied voltage. क्या बोल रहे हैं? Current, not the voltage. Current is directly proportional to the applied voltage, provided that the temperature and physical condition remain same. अब इसमें तीन मेजर टर्म्स आ गए। पहली बात, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब जो चीज किसी और पे डिपेंड करती है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब है एक्स डिपेंड करता है वाई पे। मतलब वाई अगर होगा तो एक्स में एक्स होगा, इस तरीके से इनका होगा। एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, अगर वाई जीरो है तो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी ये हो गई करंट। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसका सिंपल सा मकसद ये हुआ कि करंट डिपेंड करती है वोल्टेज भी। अगर वोल्टेज ही जीरो होगा तो करंट कहाँ से आएगी? ये पूरा हम आगे जाके थोड़े ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको जर्नली बता रही हूँ, जो इस डेफिनेशन से हमें तीन टर्म्स मिल रहे हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओहम्स लॉ के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, एंड सेकेंड प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। अब टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन से ओहम्स लॉ का क्या ताल्लुक, और ये अगर चेंज हो गए तो क्या है, ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ नीचे डिस्कस करने वाले। अब हमें ये आप बेसिक सी फिगर कंसीडर कर लें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारे पास सिंपल ऐसे कोई कंडक्टर होता, उसके साथ हमने कोई लोड बल्ब वगैरह लगाया होता, तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन रैंडम डायरेक्शन होते हैं, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर ही नहीं रहे होते। इस तरह या इस तरह कोई फ्लो होता ही नहीं है। इस बल्ब लोड या बल्ब में तो कुछ लाइट नहीं आएगी, ठीक है, कोई एनर्जी कुछ भी इसको नहीं मिलेगा। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें कंडक्टर की तो ये कुछ ऐसे होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट ये इनका जो डायरेक्शन होता है वो रैंडम होता है, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होते। कोई यहाँ जा रहा होता है, कोई वहाँ आ रहा होता है, कोई एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। कंडक्टर्स में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेशक होते हैं बट वो इन रैंडम मोशन होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हम लोग वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज से क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे इस कंडक्टर में, हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ये आएंगे यहाँ पे, मूवमेंट हो गई, एक डायरेक्शन मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब यहाँ से बाइक बैटरी के केमिकल रिएक्शन से क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, वरना तो आप ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है तो इनको वापस यहाँ जाना चाहिए, ये ऐसे कैसे यहाँ आ रहा है। वो बेसिकली बैटरी का मैकेनिज्म होता है। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जो आ रहे हैं ना, उनको एनर्जी देती है कि वो ये एरिया कवर करे और आगे मूव करे। ये बैटरी की इंटरनल केमिकल रिएक्शन जो बैटरी में होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, वो तो एक अलग कहानी है, कैसे होता है, कहाँ कैसे एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को जो वो रिपेल नहीं हो रहे और वहाँ पे ही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, बैटरी का रिएक्शन हुआ यहाँ पे, एंड देन अगेन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, यहाँ पे बैटरी एक्शन का केमिकल एक्शन से उसको एनर्जी मिली। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे और यहाँ से होकर ये लोड से क्रॉस करेंगे, अगेन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इनको पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा बैटरी का, और ये यहाँ से कैसे मूव करेंगे और ये मूवमेंट ऐसे कंटिन्यू रहेगी। अब हमें सिंपल पता है करंट क्या होती है,
करंट होती है फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि चार्जेस मूव कर रही हैं, यहाँ से यहाँ चार्जेस मूव की, ठीक है, चार्जेस कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो ये हमें मिल गया करंट। पर करंट हमें कैसे मिला? खाली कंडक्टर था, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री, बट वो इन कोई मोशन नहीं कर रहे थे, रेंडम मोशन में थे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे थे। जैसे ही हमने सोर्स ऑफ बैटरी कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट आ गई। वो मूवमेंट कैसे आई वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस सारे सिनेरियो से हमें यही पता चलता है कि करंट डिपेंड करती है वोल्टेज पे, और कोई भी चीज़ अगर किसी पे डिपेंड करती है तो हम लोग उसको इसी तरीके से मैथमेटिकली लिख रहे होते हैं कि जैसे x डिपेंड्स ऑन y, x इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x डिपेंड करती है y पे। करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब करंट वो क्वांटिटी है जो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट है ही नहीं, करंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक। तो अब इस सिंपल एक्सप्लेनेशन से हमें ये तो क्लियर हुआ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। फर्स्ट वाली पॉइंट हमारी ये वाली क्लियर हो गई, ठीक है। और अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, जो हमारा कांस्टेंट है 1/r इंटू वी, ठीक है। तो ये हमें सिंपल करंट की जो ओहम्स लॉ की इक्वेशन मिल गई, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, रेजिस्टेंस सॉरी, ठीक। अब सेकंड हमारी जो पॉइंट है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, इसका क्या मतलब हुआ? ओहम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये वोल्टेज और करंट का रेशो है ना, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ये रेशो कांस्टेंट रहेगा मतलब क्या कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। और ओम्स लॉ वहीं पे ही एप्लीकेबल है जहाँ पे ये वोल्टेज और करंट का रेशो कांस्टेंट रहेगा। अब ये चेंज कैसे होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, इनको सेम रहना चाहिए अगर ओम्स लॉ ओबे करवाना है किसी भी किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो हमें बेसिक पता होता है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वो चेंज हो जाती है। जैसे ही रेजिस्टेंस वेरी होगी, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हुई, तो क्या ये कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस वेरी कर गई, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रही, तो वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट है फिजिकल कंडीशन भी सेम होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन सेम होने से क्या मुराद है? मतलब कि ना उस कंडक्टर की लेंथ चेंज हो, ना उसकी एरिया चेंज हो, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लेंथ अगर चेंज हो गई तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ρ/L/A, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ चेंज हो गई, ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस चेंज हो गई। अगर एरिया चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, ठीक है। एरिया चेंज हो गई जब भी जो है हमारी वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ठीक। तो ऐसी कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए जिससे रेजिस्टेंस चेंज हो। अगर वो होगा तो फिर ओहम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स थी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड प्रोवाइड द टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, ये बेसिक टर्म्स है जो कि ओहम्स लॉ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। इसका ये बेसिक कर्व बनाया मैंने, कैसे? रेजिस्टेंस हमें पता है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज 2 है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज की लेवल्स लिए 2468 एंड करंट 0.468 करंट। अब करंट वाई एक्सिस पे और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे, इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होती है और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है। यहाँ पे हमारी करंट डिपेंड कर रही है वोल्टेज पे, तो वो ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस पे ही आएगी, ठीक। अब सेकेंड बात है, इस चीज़ को आप फिलहाल छोड़ दें, इस वाली चीज़ को, ये कैसे आई?
हमने नॉर्मल सा ये क्या लिया, 2 वोल्ट लिए और 0.2 एम्पियर लिया, तो हमें जो रेजिस्टेंस मिली 10 ओम मिली। अगेन हमने वोल्टेज लिया 4, करंट लिया हमने 0.4, जो हमें रेजिस्टेंस मिली 10 ओम। अगेन थर्ड पॉइंट में वोल्टेज 6 लिया, करंट 0.6, तो हमें रेजिस्टेंस मिली 10 ओम। 10 ओम जैसे 0.2 और 2, यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला, यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला, यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला। और अब इन तीनों पॉइंट को जैसे ही हम लोगों ने मिलाया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है कि जहाँ पे भी हमें वोल्टेज और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन मिले, उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और वो ओहम्स लॉ, वहाँ पे ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक, ये एक सिंपल सा इसका कर्व था जो शो करवा रहा था कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और ओहम्स लॉ अगर एप्लीकेबल है तो उसका कर्व कैसे होगा। ठीक, आगे चलते हैं। नो चेंज इन टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए और फिजिकल कंडीशंस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, जो वी बाय आई का रेशो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। रेजिस्टेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमें पता है जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है कि ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें टंजिस्टन मटेरियल यूज़ किया होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही करंट फ्लो करती है पहले तो ठीक है, बट वो थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस वेरी होगी, तो जो V बाय आई का रेशो है वोल्टेज बाय करंट का वो कांस्टेंट नहीं रहेगा और ओहम्स लॉ वहाँ पे फेल कर जाता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि ये बता रहा है कि ओहम्स लॉ फेल कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ मतलब ये है कि ओहम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। पहली पॉइंट तो ये थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और फिजिकल कंडीशंस में कोई भी चेंज ना आए। अगर ये ही चेंज हुए बेसिक, तो ओम्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे दे दी है, फिलामेंट वाली, लैंप वाली। ठीक, अब सेकंड जो है, ओम्स लॉ नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, अगर हम डायोड का केस ले लें तो डायोड का जो हमें कर्व मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है कि पहले ऐसे करंट बढ़ती है फिर अचानक से ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ये जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप होता है ना वो लीनियर नहीं होता। ये वोल्टेज, ये करंट, ठीक है, वो अलग उनकी एक है कि कैसे ये पहले थोड़ा सा करंट है फिर ज़्यादा करंट हो जाता है, डायोड की बात करें तो। बट हमें एक जनरल कर्व आपसे डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ओम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्यों ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसका हम बेसिक कर्व देखें तो ऐसे हो गए फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ तक चलो लीनियर रिलेशनशिप है, यहाँ पे देखें तो सडनली करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो, और वोल्टेज वही। ठीक, तो यहाँ पे V बाय आई का जो रेशो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता। इस वजह से यही एक वजह है मेन जिस वजह से ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। नाउ जी, तो मैं बता रही थी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स और गैस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आयंस की मूवमेंट होती है। आयंस की मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट डिपेंड करती है वोल्टेज और टेम्परेचर पे। तो जैसे ही वोल्टेज और टेम्परेचर चेंज होता है ना तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और गैस में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। आगे चलें तो वैक्यूम ट्यूब और गैस में, इसमें क्या होता है कि इनकी मैं डिटेल में नहीं जा रही, बस आपको जनरल पॉइंट बता रही हूँ कि इनमें ये होता है कि जब वोल्टेज लो है तो करंट फ्लो नहीं करती, और फिर अचानक से करंट फ्लो कर जाती है जब कोई वोल्टेज इसमें हाई इनफ हो जाता है। तो उस वजह से जो करंट का रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, और इसी वजह से यहाँ पे भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता।
तो ये थी कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब एप्लीकेशन कहाँ 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 यूज होता है, तो एप्लीकेशन तो वेरियस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जनरल बात कर लें, तो हमें फाइंड करना हो करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, तो हम ओम्स लॉ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR वाले फार्मूले से। टू डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डिज़ाइन करने से मुराद के हमें कोई, ठीक है, कोई फैन वगैरह, कोई बल्ब, कोई हीटर, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बनाना है, तो उसके लिए हमें उसकी इक्वल मतलब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस चाहिए होती है। जैसे हमारे पास हीटर होता है तो हमें उसमें पर्टिकुलर रेजिस्टेंस चाहिए कि वो हमें वो उतनी हीट दे सके, तो वो सारी चीज़ें हम ओम्स लॉ से एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब टू डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये उसकी एप्लीकेशन हो गई। या फिर टू प्रोटेक्ट सर्किट, प्रोटेक्ट कैसे करता है कि सही वैल्यूज हमें देता है वोल्टेज और करंट की, जिससे हम प्रॉपर फ्यूजेस की, रजिस्टर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं, ताकि किसी भी डिवाइस में जो करंट है उसकी लिमिट एक्सीड ना हो और वो डिस्ट्रॉय ना हो, डैमेज ना हो। तो ये था सिंपल सा लेक्चर अबाउट द ओम्स लॉ, इट्स एप्लीकेशन, इट्स लिमिटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।